जहाँ हमने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने ये देख लिया था कि मेनली उसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक है, कि 2 साल का टाइम होता है कि भैया कि नेहरू रिपोर्ट आता है, नेहरू रिपोर्ट आने के बाद कहा जाता है कि भैया आप 1 साल के अंदर डोमिनेंट स्टेटस दो, वरना 1 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे कि डोमिनेंट स्टेटस का मांग नहीं करेंगे, हम लोग फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड करेंगे, ठीक है। इसीलिए मेनली क्या होता है कि इसी मांग के साथ क्या होता है कि हमारा सिविल डिसोबीडिएंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडिएंट स्टार्टिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है महात्मा गांधी को, ठीक। वो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं कि जो दांडी मतलब जो सी कोस्ट होता है वहां पे जाके एक टाइप से वो सॉल्ट बनाते हैं, और जो लॉ होता है सॉल्ट लॉ, ठीक ना, उसका वाइट करते हैं, ठीक है। ऐसे स्टार्ट होता है हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो हमने वो देखा था, उसके बाद फिर हमने देखा था, ये देख लिया हमने नेहरू रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हमने अच्छे से देखा था, समझ लिया था, ठीक। फिर उसके साथ साथ जो दिल्ली प्रपोजल आता है जिन्ना की तरफ से, वो भी हमने देख लिया था हमने, ठीक है। फिर हमने देख लिया था कि क्या क्या उसका कोर्स ऑफ एक्शन हुआ था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के अंदर। फिर देखा था हमने कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इंडिया के अलग अलग पार्ट में कैसे कैसे हुआ था हमारा, ठीक है। चिटगांव में सूर्या सेन थे, ठीक है, पेशावर में खान अब्दुल खान गफर थे, ठीक है। सोलापुर में ये हुआ था, दरसाना में ये हुआ था, क्राउन ने मतलब पीसफुली वहां पे जाके फैक्ट्री पे जाके वो प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। बिहार में ये हुआ था, बंगाल में ये हुआ था, गुजरात में हमने देखा यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, ठीक। महाराष्ट्र कर्नाटका में देखा था हमने क्या कि फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया लोगों ने, आसाम में हमने देखा, ठीक है। मणिपुर नागालैंड में देखा वही रानी साहिबा, ठीक है। फिर मैं देखा था इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, ये देख लिया हमने, ठीक। फिर वहां पे देखा हमने वुमेन्स पार्टिसिपेशन मेरा कैसा था, ठीक है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन कैसा था हमने वो देखा था, ठीक। फिर हमने ये देखा था कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन कैसा था, मर्चेंट ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन कैसा था, ट्राइबल्स का कैसा था, वुमेन्स का कैसा था। फिर इतना कुछ हुआ तो फिर हमने देखा क्या कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था, ठीक है। फिर हमने देखा था क्या कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ठीक, उसका क्या कंडीशन था, नहीं था, ठीक है। फिर हमने देखा था क्या कि गांधी इम्पैक्ट हुआ था क्योंकि फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस गया नहीं था, ठीक है, तो कांग्रेस जा पाए इसीलिए गांधी इम्पैक्ट साइन करके एक टाइप का रिलीफ दिया गया था और एक ट्रीटी साइन किया गया था, जिससे कि थोड़ा रिलीफ ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिमूव किया और सब केसेस वगैरह को हटा दिया, जेल से निकाल दिया उन लोग को, ठीक है। और बदले में शर्त ये था कि भैया आपको जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लेना है, ठीक। तो क्या कंडीशन था उसका हमने देख लिया था, ठीक है। फिर इरविन साहब क्या क्या चीज मानते हैं हमने वो देख लिया, ठीक। क्या क्या नहीं मानते वो हमने देख लिया। गांधी जी ने डिमांड किया था भैया भगत सिंह इन लोग का जो फांसी वगैरह है आप उसको डेथ सेंटेंस को रिमूव करके लाइफ इम्प्रिजमेंट में क्लियर मतलब कन्वर्ट कर दो, लेकिन ब्रिटिश ने यह डिमांड ठुकरा दिया, ठीक। फिर हमने देखा था इवोल्यूशन देखा था कि इवेल्युएशन देखा था हमने कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का क्या क्या इवेल्युएशन हुआ, उस समय क्या क्या नया चीज हुआ, ठीक। उसका हमने क्या देखा था, उसको कंपेयर किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को, ठीक है। कि एक का डिमांड क्या था, एक का मोटिव क्या था स्वराज पाना, दूसरे का मोटिव था इंडिपेंडेंस पाना, ठीक। एक का ये क्या था कि मेरे को बाइकआउट करना है, नॉन कॉपरेट करना है, दूसरे का मोटिव क्या था मेरे को लॉ तोड़ना है, ठीक है। क्लियर है, ये सब मोटिव था उसका। सेकेंड वाले में क्या था कि कांग्रेस ज्यादा पावरफुल था। फिर हमने देखा था कराची सेशन के अंदर मिलनी क्या क्या काम हुआ था, तो उन्होंने गांधी इम्पैक्ट को एक तरह से अप्रूव किया था। उसके बाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का जो फांसी हुआ था उसका करेज को एक टाइप से मतलब एक टाइप से एक एडमायर किया था, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और कराची सेशन के हेड कौन थे, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कराची सेशन? गलत जवाब, दूसरा बंदा बोले, एनीवन? हु वाज कराची सेशन का प्रेसिडेंट, अध्यक्षता किसने किया था? बस शांत रहो, अब तीसरा बंदा कोई बोले। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची कांग्रेस सेशन? कराची कांग्रेस किसकी अध्यक्षता में हुआ था? हैं? नहीं नहीं, वो तो कांग्रेस का भी मेंबर ही नहीं था, तो मतलब वो कैसे सेशन में बनेंगे, ठीक है, बताओ। बताओ, कोई और बोले फिर ट्राई करें। सहेली से उम्मीद है कि सही जवाब देगी। मेक मी प्राउड सहेली, बोलो आंसर, सही जवाब बोलो। वाह, हम ये बोले कि कराची कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंसी किसने संभाला था, कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची कांग्रेस सेशन? या राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो यहाँ
क्या देखा था कि क्या क्या फ्रीडम राइट्स का गारंटी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, हमारा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक, हमने वो देखा था। फिर हमने देखा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसके अंदर जो मतलब कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे महात्मा गांधी वहां पर शामिल होते हैं, लेकिन वहां पर सारा इशू एक टाइप से अटक जाता है माइनॉरिटी पैक्ट के अंदर, जिसके अंदर ये रहता है कि मतलब एक टाइप से मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, प्रिंसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर अनटचेबल्स हो गए, तो बाबा साहब अम्बेडकर जो वहाँ पे अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरल के क्वेश्चंस को लेकर थोड़ा मतलब सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, वो जो टोटल मेरा जो एक टाइप से जो कॉन्फ्रेंस होता है वो एक डेडलॉक पे अटक जाता है, ठीक है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो एक टाइप से अड़ जाते हैं कि भैया अनटचेबल्स को एज ए माइनॉरिटी मान के आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी बोलते नहीं, अनटचेबल्स को अगर हम माइनॉरिटी मान लेते हैं तो ये जो अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन है हम कभी भी इसको डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब क्या वो मानते हैं अनटचेबल जो होता है हिंदुज्म का ही पास होता है, ठीक है। तो अगर उसको अलग करके देखेंगे तो कभी भी अनटचेबल खत्म नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे नहीं खत्म करने के बारे में। तो क्या होता है इन सबको कह सकते हैं कि इस सब क्वेश्चन के ऊपर क्या होता है सेकेंड कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरा डेडलॉक आ जाता है, ठीक है। तो फिर सबको समझ में आ जाता है कुछ होने वाला है नहीं, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है गवर्नमेंट के एटीट्यूड में भी चेंज आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है गवर्नमेंट जो पहले लेबर पार्टी का होता है वो चेंज होकर कंजर्वेटिव पार्टी आ जाता है ब्रिटिश के अंदर, ठीक है। जो कि एक टाइप से इंडियंस के साथ इक्वल टर्म्स में नेगोशिएटिंग करने के अगेंस्ट में होते हैं, ठीक। उनका नेशनल प्राइड हर्ट होता है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो उससे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं रहता क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब चीज देख लिया था, ठीक है। फिर क्या होता है सेकंड इंड होता है, तो सेकंड जब मतलब सेशन में इंड होता है तो उस समय क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं वहाँ के पीएम साहब, ठीक है। वही बोलते हैं कि 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बनाया जाएगा, ठीक है। एक फिर 3 एक्सपर्ट कमेटी बनाया जाएगा, ठीक। उसके बाद ये बोला जाएगा हम यूनिलेटरल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ अवार्ड देंगे, ठीक। सॉरी, क्लियर है। तो क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल टू एक्सेप्ट द बेसिक इंडियन डिमांड ऑफ फ्रीडम, गांधी रिटर्न टू इंडिया, इंडिया में आ जाते हैं और बोलते हैं भैया कि हमने जो मूवमेंट स्टॉप किया था वो मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो सिचुएशन यहाँ चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज ये हुआ है कि पहले तो क्या है कि ऑलरेडी देखो यहाँ पर कि स्टार्टिंग में जो हुआ था मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था तो एक सोर्स से सब गांधी जी के साथ में थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कहीं ना कहीं गांधी जी का क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है बिकॉज जो यूथ कंट्री के अंदर जो यूथ, ठीक है, ठीक है। अब देखो सिचुएशन ये हो रहा है कि 1929 में 1930 के टाइम में सिचुएशन क्या था, 1930 के टाइम में सिचुएशन ये था हमारा कि कंट्री एक साथ महात्मा गांधी ने इतने साल से कोई आंदोलन नहीं किया, ठीक है। तो क्या था कि लोग तैयार थे, ठीक, उनको एक क्रेज भी था प्लस कोई अपोजिशन भी नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ सिचुएशन पहला चीज क्या, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पहला चीज तो क्या कंट्री वाइड कोई अपोजिशन नहीं था उनका, ठीक है, क्लियर सपोर्ट था उनका। दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टाइप से कैसा रवैया अपनाया था हमने देखा था न्यूट्रल वाला, ठीक, इग्नोर करो वाला, ठीक है। ये दो मेन था। अब क्या होता है 1932 में जब महात्मा गांधी मतलब एक तरह से सेकेंड फेज स्टार्ट करना चाहते हैं ब्रिटेन से लौटने के बाद सिविल डिसोल्यूशन मूवमेंट का, तो सिचुएशन ये हमारा होता है। पहला चीज तो क्या होता है कि देखो भगत सिंह का फांसी हुआ जिसके लिए कहना का यूथ के अंदर रहता है कि नहीं वो चाहते तो बचा लेते, ठीक, एग्जाम्पल जो भी चीज हुआ। तो महात्मा गांधी क्रिटिसिज्म उस क्वेश्चन पे, उसके बाद क्या होता है कहीं ना कहीं ये सब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो एक टाइम से जो मतलब और भी पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस था कंट्री के अंदर और हो गया, ठीक है। तो क्या था उतना मतलब एक टाइप से क्रिटिसिज्म ऑफ महात्मा गांधी भी हुआ प्लस क्या होता था मतलब सपोर्ट भी नहीं मिल पाया सेकंड फेज में, ठीक है। और सेकंड क्या था ब्रिटिश का जो एक टाइप से फर्स्ट फेज में जो एटीट्यूड स्टार्टिंग में जो न्यूट्रल था ब्रिटिश को समझ में आ गया तो भैया मैंने वही गलती किया था। तो सेकंड फेज में जब महात्मा गांधी ने बोला कि भैया हम स्टार्ट करने वाले सेकंड फेज, तभी क्या हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना एग्रेसिव मोड पे आ गया, ठीक है। तो देखते आगे। तो सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सेकंड फेज स्टार्ट होता है मेरा, ठीक है। तो सेकंड फेज जब स्टार्ट होता है मेरा, ठीक, तो चेंज ब्रिटिश गवर्नमेंट एटीट्यूड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक। क्या चेंज होता है हायर ब्रिटिश ऑफिशियल्स had drawn their own lesson from the Delhi Pact, which had raised the political prestige of the Congress and the political moral of the people and had undermined British prestige. अब क्या होता है देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में क्या किया था इग्नोर किया था, इससे कारण क्या हुआ कहीं ना कहीं जो प्रेस्टीज होता था कांग्रेस का वो इंप्रूव हुआ, ठीक। अब सिंपल सा बात है अगर ब्रिटिश के मतलब कांग्रेस का प्रेस्टीज अगर इंक्रीज करेगा तो इंडिया के अंदर वो सारे ग्रुप जो कि कांग्रेस का मतलब एक टाइप से अपोज करते हैं और फिर ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं, ठीक ना, तो उनका उनका मतलब सपोर्ट ब्रिटिश खो देगा। मतलब देखो ऐसा रिश्ता इंडिया में जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहा था उसको भी तो खूब बहुत सारे ग्रुप्स ने हेल्प किया होगा, लाइक प्रिंस हो गया हमारा, ठीक है।
और भी मतलब जो था जहाँ पर बहुत सारी रियायतें थी वो सब हेल्प करता है ब्रिटिश को। तो सिंपल सा बात है, अगर मान लो ब्रिटिश यहाँ पे वीक दिखेगा तो कहीं ना कहीं इनके अहम को चोट पड़ेगा और ये भी अपना कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करेगा। तो ब्रिटिश ने ये बोला कि भैया हमें कांग्रेस का सपोर्ट नहीं चाहिए, कांग्रेस का मॉडलिटी नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें जो सोचना है वो सोच ले, हमको मेरे जो साथी है उनका सपोर्ट मेरे को बचा के रखना है, ठीक। इसके लिए जरूरी क्या है कि स्ट्रांग दिखना। क्लियर ये बात? इसके लिए जरूरी क्या है, अपने पास जो साथी है मेरे को स्ट्रांग दिखना है। तो इसमें जरूरी क्या है कि मेरे को स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा वीक नहीं दिखना है। क्लियर है? पहला चीज ये। दूसरा चीज क्या, उनको ये लगता था कि भैया हमने जो गांधी इरविन पैक्ट किया, दिल्ली पैक्ट किया कांग्रेस के साथ में, उससे फायदा क्या हुआ, कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो स्टेटस है वो हाई उठा, ठीक ना, स्टेटस उसका इंप्रूव हो गया, उसको अपना मतलब रेज हो गया स्टेटस का। तो कहीं ना कहीं ये हमने एक गलती किया है, ठीक है, ये गलती क्या, उसका स्टेटस को इंप्रूव करके, तो हमको गलती दोहराना नहीं है, ठीक है। वी आर द बॉस। मैंने ये बोला कि देखो, पहला चीज तो क्या था कि ब्रिटिश जो था इंडिया के अंदर, उसको भी कुछ सपोर्टिव ग्रुप था इंडिया के अंदर, लाइक इंडिया के अंदर जो रजवाड़े थे, प्रिंसेस थे, ठीक है, वो सब थे। अब सिंपल सा बात है, अगर मान लो ब्रिटिश यहाँ पे वीक दिखता है तो सिंपल सा बात है कि इनको थोड़ा डिस्टेंस होगा। तो ब्रिटिश ने ये सोचा, भैया बोला कि भैया बाहर में जाए कांग्रेस, उसका हम लोग को मॉडलिटी नहीं चाहिए, मेरे पास जो ग्रुप है जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे को उनके नजर में स्ट्रांग बन के रहना है, ठीक है। तो उनकी नजर में स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से ही, जो सेकंड फेज स्टार्ट करने के बाद, स्टार्टिंग से मेरे को अपना स्ट्रिक्ट रवैया दिखाना है, जिससे कि इनका भरोसा मेरे ऊपर टिका बना रहे और मेरे साथ इनका रिलेशन अच्छा रहे। और दूसरा रीजन तो ये था कि मतलब हमने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक टाइप से उनके साथ पैक्ट करके, नेगोशिएशन करके, ठीक है, नेगोशिएट करके हमने क्या किया, उसका स्टेटस को बढ़ा दिया, रेज कर दिया, ठीक है। तो ये गलती हुआ है हमसे, अब दोबारा हमको ये गलती नहीं करना है। तो हायर ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड ड्रॉन देयर ओन रिलेशन फ्रॉम द दिल्ली पैक्ट। तो गांधी पैक्ट से उन्होंने खुद को एक रिलेशन दिया कि भैया इक्वल टर्म्स हमने कांग्रेस को बना दिया इक्वली। तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं ब्रिटिश और तो क्या हो रहा है, कांग्रेस इक्वल हमने बना दिया लोगों की नजर में, ठीक है, कि ब्रिटिश हटेगा तो कांग्रेस आएगा, बिकॉज हमने ट्रीटी साइन कर दिया इनके साथ। It has raised the political prestige of the Congress। तो कांग्रेस का पॉलिटिकल प्रेस्टीज राइज हुआ, एंड द पॉलिटिकल मॉरल ऑफ द पीपल, ठीक है भैया हम लोग ब्रिटिश के इक्वल हो गए, इस टाइप से लोगों का पॉलिटिकल मॉरल भी इक्वल मतलब हाई हुआ मेरा, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि अल्टीमेटली ब्रिटिश का एक तरह से मजाक बन गया, ठीक है। तो दे वर नाउ डिटरमाइंड टू रिवाइज द ट्रेंड। तो इसका मतलब क्या, अभी जो एक एटीट्यूड बन गया था या अभी जो ट्रेंड बन गया था, ठीक है, कि स्टार्टिंग से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने का ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश ने ये सोचा कि भैया नहीं, क्योंकि देखो ब्रिटेन के अंदर अब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गया, ठीक ना, राइट विंग गवर्नमेंट आ गया। राइट विंग गवर्नमेंट हमेशा क्या होता है भैया, वो सुमोटो जो होता है ना, मतलब अभी जो स्टेटस को है, स्टेटस को हमेशा मेंटेन करना चाहता है, ठीक है, जो सिचुएशन जैसा है सुप्रीमेसी वाला वैसा मेंटेन करना चाहता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टाइप का। तो देयर वर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। अब मतलब क्या है, जो नया ब्रिटिश ने जो उस समय जो सेकंड फेज के टाइम में जो पॉलिसी अडॉप्ट किया था, उसका दो तीन मेन ऑब्जेक्टिव था। क्या क्या? गांधी वुड नॉट बी परमिटेड टू बिल्ड अप द एनवायरमेंट फॉर अ मास मूवमेंट अगेन। तो गांधी को इस बार क्या है, देखो एक से लगभग 2 साल गैप आ चुका था, ठीक है, फर्स्ट फेज का खत्म होने में और सेकंड फेज के स्टार्ट होने में, ठीक। तो मतलब क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टार्टिंग से प्लान क्या था कि इस टाइम में वो गांधी को अलाउ ही नहीं करना वो एनवायरमेंट बिल्डअप करने के लिए, कि भैया वो मूवमेंट को दोबारा खड़ा कर पाए। क्लियर है? Gandhi would not be permitted to build up the environment for the mass movement again. Take second, goodwill of the Congress not required, but the confidence of those who supported the British against the Congress लॉयलिस्ट एक्सेप्टर और एसेंशियल। मतलब क्या कि भैया हम लोगों को कांग्रेस का गुडविल नहीं चाहिए, उसको जो सोचना है सोचने दो, ठीक है, लेकिन हमको मेरा जो सपोर्टर है, प्रिंस हो गया या लिबरल्स इंडियंस हो गया, ठीक ना, उनके साथ उनका सपोर्ट मेरे को लेना जरूरी है, उनके नजर में अच्छा बनकर रहना मेरे को जरूरी है। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक रीजन? सेकेंड, नेशनल मूवमेंट वुड नॉट बी अलाउड टू कंसोलिडेट इटसेल्फ इन रूरल इंडिया। तो तीसरा मोटिव क्या था भैया, रूरल इंडिया के अंदर मेरे को नेशनल मूवमेंट को नहीं फॉलो करने देना, क्योंकि रूरल इंडिया के अंदर जाएगा तो वहां पे ज्यादातर लोग वहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो मूवमेंट मास स्ट्रगल बन जाएगा, इसलिए क्या है भैया आप मूवमेंट को शहर में ही खत्म कर दो, गांव के अंदर जा ना पाए, क्योंकि गांव के अंदर जाएगा तो फिर मास मूवमेंट कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या, किसी भी तरीके से हमको मास मूवमेंट को होने से रोकना है। क्लियर? भैया ऑफ कर दो माइक। क्लियर है? तो हमने देख लिया कि ब्रिटिश का जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर क्या पॉलिसी चल रहा है। सही माइक ऑन करना अपना। यहाँ क्लियर है यहाँ तक? हेलो? ठीक है सर, हाँ। आफ्टर द कांग्रेस वर्किंग कमेटी हैड डिसाइडेड टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब क्या होता है, वॉइस भी चेंज हो गया होता है, ठीक है, पहले अरविंद साहब रहते हैं, ठीक है, इरविन साहब रहते हैं, आते हैं हमारे विलिंगटन साहब, ठीक है,
भी चेंज हो गया, इसलिए एटीट्यूड भी चेंज हो गया। तो अब क्या होता है सेकंड, अब क्या होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब डिसाइड करती है हमको कि भैया जो सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट जो हमने खत्म कर दिया था, रोक दिया था, उसको दोबारा स्टार्ट करना है, मतलब सेकंड फेज स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस समय क्या, द न्यू वाइसरॉय वेलिंगटन रिफ्यूज्ड अ मीटिंग विद गांधी एंड सून गांधी वाज अरेस्टेड। देखो तब क्या होता है कि यहाँ पर मिलने से मना कर देता है वाइसरॉय, ठीक है, कि भैया हमको आपके इक्वल नहीं दिखना है, ठीक है, वी आर द बॉस, ठीक है, क्लियर है, मिलने से मना कर दिया। और दूसरा क्या हुआ कि गांधी को अरेस्ट कर लिया, लीडर को अरेस्ट कर लिया, तो सिंपल सा बात है कि कहीं ना कहीं अब वो टेम्पो ही नहीं बन पाएगा कंट्री के अंदर। इस क्लियर हो गया कि वाइसरॉय ने क्या किया। तो यहाँ पे याद ये रखना, सेकंड जो स्टेज स्टार्ट होता है मेरा सिविल डिसोबेडिएंट का, उस समय वाइसरॉय कौन रहते हैं हमारे, विलिंगटन। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया सेकंड फेज के टाइम में। A series of repressive ordinances were issued under the civil martial law. Martial law impose कर दिया गया। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल वे बैंडेड, हर लेवल में बैंड कर दिया गया। हर टाइप के एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, सिंपैथाइजर को अरेस्ट कर दिया गया अर्बन नक्सल बोल के, ठीक है। प्रॉपर्टीज कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी छीन लिया गया, अटैच कर लिया गया। गांधी आश्रम वेयर ऑक्युपाइड, उसको अटैच कर लिया गया, ठीक है। रिप्रेशन वाज हार्श, क्या हुआ, सिंपल मतलब जो सहानुभूति रखते हैं, जैसे मान लो ना कि एग्जांपल, मान लो गवर्नमेंट ने ठीक है मान लिया जाए ट्राइबल एरिया में कुछ मान लो गलत हुआ है, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, तो सिंपल सी बात है ट्राइबल एरिया में कुछ गलत हुआ, हमने उसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखा उनके प्रॉब्लम्स को दिखाते हुए, ठीक। तो नॉर्मल सा बात क्या है कि भैया आप ट्राइबल एरिया का प्रॉब्लम या फिर ट्राइबल एरिया के साथ लोगों के बारे में लिखा, ठीक है, उनके बारे में उनका प्रॉब्लम्स को दिखाया, ये दिखाया कि गवर्नमेंट आपको जो कर रहा है पॉलिसी का गलत कर रहा है। इसका मतलब क्या कि आप नेक्सलिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, तो सिंपैथाइजर हो गए तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर 5-6 लोग हैं जो कि 4 साल से जेल, या जो भी हो अर्बन नक्सल जो कहा जाता है, क्लियर, वही होता है सिंपैथाइजर। तो वही है, हाँ। रिप्रेशन वाज पर्टिकुलरली हार्श इन वुमेन, तो महिलाओं के ऊपर कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसे वो मतलब कठोर कार्रवाई किया गया। प्रेस वाज गैग, दिस लिटरेचर वाज बैंड, ठीक है। तो विलिंगटन साहब जो क्या होता है वो ज्यादा ही मतलब ठान के आते हैं कि सबक सिखाना ही है, ठीक है, तो सब कुछ वो करते हैं, प्रेस को बंद कर देते हैं, लिटरेचर को बंद कर देते हैं, वुमेन्स के ऊपर ज्यादा एक्सप्लॉइटेड करना, ठीक है, फिर सभी जाके ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना, ये सब चीज, ठीक। अब क्या होता है, इतना कुछ होगा तो सिंपल सा बात है क्या किया, लोग आक्रोश भरेगा, लोग भी कुछ एक्शन करेंगे, ठीक है। तो पीपल रिस्पॉन्डेड विद एंगर, लोग के अंदर गुस्सा भरा है। अबाउट 80,000 सत्याग्रहीज वेयर जेल्ड, लगभग 80,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, ठीक। पिक्टिंग ऑफ सेलिंग लिक्विड एंड फॉरेन क्लॉथ, तो उनका मतलब बायकॉट किया गया, ठीक। इलीगल गैदरिंग, देखो इलीगल गैदरिंग यहाँ इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज गैदरिंग करना किसी को 144 लग गया था मार्शल लॉ, ठीक है। तो गैदरिंग करना मतलब एक टाइप से अगेंस्ट द लॉ है, तो सिंपल सा बात है लोगों को जमा करके ये सब काम करे तो इलीगल गैदरिंग ही होगा ना वो, ठीक है। इलीगल गैदरिंग, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज, सिंबॉलिक होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदार टैक्स, सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। फॉरेस्ट लॉ वायलेटेड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अ सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन नियर बॉम्बे, ठीक। This phase of civil disobedient movement considered with uprisings in two princely states, ठीक है। तो मेनली क्या होता है जब हमारा सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट होता है तो उस टाइम में क्या होता है कंट्री के अंदर 2 स्टेट के अंदर भी लोकल लेवल पर हमारा एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट होता है, कश्मीर के अंदर अलवर के अंदर, ठीक है। वो चीज उतना नहीं है, लेकिन बात यही होता है कि हमारा सेकेंड फेज जो होता है हमारा, दिस फेज ऑफ द मूवमेंट could not be sustained for long, ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है क्योंकि गांधी and other leaders had no time to build up the tempo and the masses were not prepared, clear, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है इस टाइम में, क्या आता है कॉमनवेल्थ अवार्ड। तो हमने क्या देखा था कि राम से भैया ने मैकडोनल्ड भैया ने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था भैया या तो आप आपस में मिलकर डिसाइड कर लो इस क्वेश्चन के बारे में, वरना हम अकेले यूनिलेटरल कॉमनवेल्थ अवार्ड डिसाइड कर देंगे, क्लियर है। कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंटेशन के बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड क्या चीज था, देखो कॉमनवेल्थ अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश पीएम राम से मैकडोनल्ड, ठीक ना, क्लियर है। इसका अंदर क्या था, ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट इन ब्रिटिश इंडिया फॉर द फॉरवर्ड कास्ट, मतलब इसमें ये बोला गया था भैया कि हर मतलब इन लोगों, ठीक ना, जिनका नाम हम लोग अभी देखेंगे ग्रुप को, उस सारे ग्रुप को क्या होगा सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, मतलब क्या कि फॉरवर्ड कास्ट का इंसान फॉरवर्ड कास्ट के कैंडिडेट को चुनेगा, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड अपना रिप्रेजेंटेटिव, लोअर कास्ट का इंसान लोअर कास्ट के कैंडिडेट को चुनेगा, ठीक है, मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट को चुनेगा, सिख सिख को चुनेगा, इंडियन क्रिश्चियन क्रिश्चियन को चुनेगा, एंग्लो इंडियंस को चुनेगा, यूरोपियंस यूरोपियंस को चुनेगा,
अनटचेबल्स अनटचेबल्स को चुनेगा। क्लियर है? मतलब क्या, इतना मतलब ग्रुप के बारे में बांट दिया था। मतलब अभी के टाइम में क्या होता है कि एक बंदा मैटर नहीं करता वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर वो किसी एरिया में खड़ा हुआ है तो उस एरिया के सभी लोग उसको वोट देके चुनते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रिटिश ने अवार्ड दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि भैया अगर मान लो कि एक लोअर कास्ट का बंदा खड़ा है तो सिर्फ लोअर कास्ट का वो लोग वोट देगा उसको, ठीक है। अगर मुस्लिम खड़ा है तो मुस्लिम वोट देगा, अगर अपर कास्ट का खड़ा है तो अपर कास्ट के लोग भी वोट देंगे, अगर सिख खड़ा है तो सिख के लोग भी वोट देंगे, ठीक है। इस टाइप से था, सिंपल सा बात। इतना फ्रेगमेंटेड वे में बांटने का तैयारी था। तो ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन ब्रिटिश इंडिया फॉर द फॉरवर्ड कास्ट, लोअर कास्ट, Muslims, Buddhists, Sikh, Indian Christians, Anglo-Indians, Europeans, and untouchables, also known as Dalit, etc. This was the extension of British policy of divide and rule. Clear है? कल हमने देखा था ये चीज, क्रिटिसिज्म महात्मा गांधी का, उस क्लिप में भी देखा था कि महात्मा गांधी ने इस पॉलिसी का मतलब क्रिटिसिज्म किया था, स्पेशली ये अनटचेबल्स वाला, क्योंकि उनको ये बोला कि अनटचेबल्स इज अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, जो भी हो। थ्रू अपोज टू सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस, अब देखो बात ये होता है ना कि देखो अब कांग्रेस का एटीट्यूड क्या था, वो थोड़ा सेफ गेम खेला था, बिकॉज ये कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इंडिया के हर टाइप के लोगों को रिप्रेजेंट करा था, या फिर उसका पहुंच हर जगह था। तो सिंपल सा बात है, जब सभी लोगों को अपना अपना हक मिल रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पर चुनने का अधिकार, तो कांग्रेस उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अगेंस्ट जाएगा तो क्या होगा कि लोगों का, उस ग्रुप ऑफ पीपल का जो सपोर्ट है वो खो देगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर कांग्रेस उस चीज का एक टाइप से अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है, तो वो खो देगा, ठीक है, और फेवर भी नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ना वो अगेंस्ट में जा सकता है ना वो फेवर कर सकता है, इसलिए वो चुप्पी साथ लेता है, ठीक। लेकिन महात्मा गांधी क्या होता है कि उनका सिंपल सा कहना था, भैया प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट। तो महात्मा गांधी क्रिटिसिज्म करते हैं उस पॉलिसी का, लेकिन जो अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट, कांग्रेस जो होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का अपोज करता है, बट कांग्रेस वाज नॉट इन फेवर ऑफ चेंजिंग द कॉमनल अवार्ड। लेकिन कांग्रेस जो होता है वो कॉमनल अवार्ड चेंज करने के फेवर में नहीं होता है, ठीक है। वो ये बोलता है भैया कि हम, हाँ, मतलब पहले माइनॉरिटी के साथ हम लोग कंसल्ट करेंगे, फिर उनको मना के समझा उमझा के, अगर वो चाहेंगे बाद में तो फिर हम लोग को कॉमनल अवार्ड को कैंसिल करेंगे, ठीक है। Of separate electorates, Congress was not in favor of changing the communal award without the consent of the minority. Thus, while strongly disagreeing with the communal award, Congress decided neither to accept it nor to reject it. यहाँ तक क्लियर? हेलो, ठीक है। गांधी saw this as an attack on Indian unity and nationalism. तो बापू को समझ में आ गया तो भैया ये हमारे यूनिटी और नेशनलिज्म पे अटैक है। तो he thought it was harmful to both Hinduism and to the depressed class, since it provided no answer to the socially degraded position of the depressed class. आप अलग माइनॉरिटी का स्टेटस तो उनको दे दोगे, लेकिन उनके साथ जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके साथ क्या करोगे? जैसे एग्जांपल आज के टाइम में क्या एसटीएस मतलब एक टाइप से वो है, ठीक है, एग्जांपल रिजर्वेशन है, ठीक है, तो उसका फायदा लेके उसको जॉब तो मिल जाता है। लेकिन वही बात है कि भले ही एक एसटीएस मान लो कि कल को सिविल सर्वेंट भी हो जाता है, भले वो डीएम ही क्यों ना, लेकिन अगर मान लो कि उसके ऑफिस के सामने जो लोग मिलने आ जा रहा है, ठीक है, तो भले उसके सामने बहुत अच्छे से बिहेव करे, ठीक है, लेकिन जैसे ऑफिस के बाहर निकलेगा उसको कास्ट रिलेटेड आपस में बात, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते टाइम उसको मतलब एक टाइप से अब्यूज करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है क्या कि भैया आप उसका माइनॉरिटी देके उसको रिप्रेजेंटेशन तो दे दोगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसका आप क्या करोगे, उसको कैसे आप खत्म करोगे, ठीक है। वो जो मूवी हमने देखा, ठीक है, अभी मतलब लास्ट में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मेनली क्या उसमें यही चीज दिखाता है कि अम्बेडकर साहब यूएसए से इतना पढ़ के आते, इतना कुछ करके आते, तो इंडिया में आने के बाद वो कॉलेज के एक टाइप से जो वाइस चांसलर बन जाते हैं, ठीक है ना, बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं, लेकिन उनको जो मतलब कॉलेज के अंदर जो मटका होता है नॉर्मली पानी पीने वाला, तो उससे भी लोग पीने के लिए अलाउ नहीं करते, ठीक है, जो भी हम देखेंगे बाद में। अभी नहीं चलाऊंगा वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो भैया गांधी सॉ दिस एज एन अटैक on Indian unity and nationalism. He thought it was harmful to both Hinduism and to the depressed classes, since it provides no answer to the socially degraded position of the depressed class. Once the depressed class were treated as a separate political entity, the question of abolishing untouchability would get undermined. कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो अलग रिलीजन का हो गया तो भैया मतलब अलग रिलीजन का हो गया, तो हमारे रिलीजन के अंदर था तब ना मतलब उसका बात करते कि अनटचेबिलिटी हटाने का, तो उनका अलग रिलीजन हो गया तो वो जैसे करना चाहे करे, ठीक है। तो उनका सिंपल से कहना था कि अगर हमने सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनको अलग अपना एक मतलब पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे दिया, तो सिंपल सा बात है कि उस आइडेंटिटी को लोग प्रिजर्व करेंगे।
जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, आज के टाइम में कुछ पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर, ठीक है, जिनका टोटल का टोटल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, वो अनटचेबल या सो कॉल्ड दलित, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, वो कभी चाहेंगे कि दलितों का एग्जाम्पल से एग्जाम्पल उनका मतलब एक टाइप से स्टेटस इंप्रूव हो, वो तो तभी चाहेंगे, क्योंकि स्टेटस इंप्रूव होगा तो सिंपल सा बात है कि वो उनको दलित बोल के उनका मतलब एक टाइप से वोट कैसे ले पाएंगे। तो वो लोग का फायदा क्या होगा, उनको उसी टाइप का स्ट्रक्चर रखे ही, ठीक है, उनको मतलब एक टाइप से सोसाइटी के अंदर जो उनका स्टेटस है वो लो ही रहे, तभी तो उनको फायदा मिल पाएगा ना। क्लियर बात है। तो ये बात है, once the depressed class were treated as separate political entity, the question of abolishing untouchability would get undermined, while separate electorates would ensure that untouchables remain untouchable. तो अगर हम सेपरेट इलेक्ट्रोड कर देते हैं, इसका नुकसान क्या होगा कि सेपरेट इलेक्ट्रोड हमारा ऐसा सिस्टम बनाएगा, ठीक है, अगर हम सेपरेट इलेक्ट्रोड कर देते हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारा सेपरेट इलेक्ट्रोड ऐसा सिस्टम बनाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि अनटचेबल्स अनटचेबल्स ही रहे, बिकॉज अब उनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी अलग हो चुका है इन कॉमन अवार्ड, ठीक है। तो इसलिए क्या था कि जब कॉमन अवार्ड दिया गया, ठीक ना, मैकडॉनल्ड साहब के द्वारा, ठीक, तो उस समय क्या होता है, गांधी जी ने उसका अपोज किया, बिकॉज उनका ये मानना था कि वंस द डिप्रेस्ड क्लास were treated as a separate political entity, the question of abolishing untouchability would get undermined, while separate electorates would ensure that the untouchables remain untouchables, ठीक। इसीलिए क्या था कि जहां अंबेडकर साहब ने जब अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग किया, ठीक ना, उनका अपना एक व्यू पॉइंट था, ठीक है, उनका अपना एक लॉजिक था, वो लॉजिक भी अपनी जगह एक टाइप से उसको सही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, गलत नहीं बोल सकते, सही सही बोल सकते उसको भी, ठीक। महात्मा गांधी ने भी उसको अपोज करने का अपना लॉजिक दिया, ठीक है, क्लियर। तो महात्मा गांधी का ये लॉजिक था कि अगर हम लोगों ने उनका सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे दिया उन लोगों को, तो इसके कारण होगा क्या कि अनटचेबल्स हमेशा अनटचेबल्स ही रह जाएंगे सोसाइटी के अंदर। गांधी डिमांडेड दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस be elected through joint expression, no objection to the demand for the larger number of reserve seats, ठीक ना। तो मतलब गांधी जी ने ये बोला कि भैया देखो, आप सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड मत करो, ठीक है, आप एक काम करो कि जो वोटिंग होगा वो क्या होगा कि देखो जनरल ही होगा, ठीक ना, कि अलग से आप मतलब डिमांड मत करो, आप क्या होगा कि आपका कुछ सीट जो होगा हम आपको, ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, मतलब क्या, चाहे एसटी एससी हो, चाहे मतलब अनटचेबल्स हो, चाहे दलित हो, ठीक ना, चाहे नॉर्मल पीपल हो, ठीक, वो सब एक ही साथ वोटिंग करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं क्या, कुछ सीट जो है हम, ठीक है, वो अनटचेबल या सो कॉल्ड दलित के लिए हम लोग रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है, मतलब क्या कि आप ऐसा सिस्टम मत मांगो कि जहां पर सिर्फ अनटचेबल्स या दलित सिर्फ दलित को वोट करे, ठीक है, एग्जांपल आप ऐसा सिस्टम पे मतलब बात करते हैं जहां पे क्या होगा, ठीक है, जनरल इलेक्शन होगा, ठीक, कोई भी किसी को वोट दे सकता है, लेकिन हम लोग कुछ सीट्स जो है वो एक तरह से दलित के लिए बुक कर देंगे कि जहां पर क्या होगा कि एग्जाम्पल उस सीट से सिर्फ दलित ही खड़ा हो पाएगा, ठीक है, जो वहां पे जो लोग रह रहे हैं, भले ही वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग क्यों ना कर रहे हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग क्यों ना कर रहे हो, वो जो वोट देंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव को, उनका रिप्रेजेंटेटिव दलित ही होगा, ठीक है। जो आज के टाइम में एसटी सिस्टम है ना मेरा, वो क्या है, कहीं ना कहीं पुणे पैक्ट का रिफ्लेक्शन एक टाइप से, ठीक है। एसटीएससी आज रिजर्वेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा सीट्स को लेके, वो कहीं ना कहीं पुणे पैक्ट का हमारा एक टाइप से वो रिफ्लेक्शन है। कैसे, अब देखो होता क्या आज के टाइम में, अगर मान लो दो टाइप का सीट होता है, होता है मेरा रिजर्व सीट होता है, एक मेरा होता है जनरल सीट, ठीक है। रिजर्व सीट में मेनली क्या होता है कि मेनली रिजर्व सीट के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, वो अपना जो कैंडिडेट उतारेगा वो उस रिजर्व कैटेगरी का ही होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर। तो मतलब क्या कि उस रिजर्व सीट से वो रिजर्व कैटेगरी का बंदा ही खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, भले किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना खड़ा हो, ठीक, क्लियर है। और यहाँ पे कोई भी खड़ा हो सकता है, मतलब ये अपना इसी पर खड़ा हो भी सकता है और यहाँ पर भी आगे खड़ा हो सकता है, क्लियर है, जो भी हो, क्लियर है भैया। हेलो, ठीक है। हाँ, गांधी डिमांडेड दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस बी इलेक्टेड थ्रू जॉइंट एक्सप्रेशन, नो, ठीक है, तो उनका ये कहना था भैया हम जॉइंट इलेक्शन करवाते हैं, ठीक ना, आपको रिजर्व सीट चाहिए कोई बात नहीं, हम आपको रिजर्व सीट देते, तो रिजर्व सीट के बारे में गांधी जी का कोई अपोजिशन नहीं था, ठीक है, आपको सीट रिजर्व चाहिए, ठीक है, आप कर लो एसटी एससी के लिए सीट रिजर्व, लेकिन इलेक्शन ज्वाइंट होना चाहिए, आप अलग से मत करो। तो गांधी डिमांडेड दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस बी इलेक्टेड थ्रू जॉइंट एक्सप्रेशन, नो ऑब्जेक्शन टू द डिमांड फॉर द लार्जर नंबर ऑफ रिजर्व सीट, ठीक है। And to praise this demand, he went on an indefinite fast at Yerwada Central Jail in Pune, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, अम्बेडकर साहब क्या बोलते हैं, भैया आप अनटचेबल्स को आप सेपरेट इलेक्टोरेट दो, ठीक है, कि मतलब अनटचेबल्स से अपने अनटचेबल्स को एक तरह रिप्रेजेंटेटिव चुन पाए। गांधी जी का ये रहता है नहीं भैया आप एक काम करो कि आप ज्वाइंट इलेक्शन करवाओ, ठीक है, आपको अगर चिंता है इतना, ठीक है, इनका कि इनका
नॉर्मल इलेक्शन में इनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, इनको हक नहीं मिल पाएगा, तो एक काम करते हैं ना, इनको सीट्स का रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इनका ये डिमांड था, इनका ये डिमांड था, ठीक है। अब क्या था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिमांड मान लिया था। तो अब मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिमांड क्यों मांग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अम्बेडकर साहब जो थे वो अनटचेबल से एक लीडर थे, ठीक है। इसीलिए अब क्या कि अगर वो जो कॉमनवेल्थ अवार्ड दे दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, अगर वो गांधी जी चाहते वो चेंज हो, वो तभी चेंज हो पाएगा जब अम्बेडकर साहब चाहेंगे, ठीक है। अब अम्बेडकर साहब कब चाहेंगे, तो अम्बेडकर साहब ये चीज चाहें, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, गांधी जी अनशन स्टार्ट करते हैं, ठीक, अम्बेडकर साहब को अपना मांग को मनवाने के लिए। क्लियर है? हेलो, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ स्टार्ट होता है, ये रविदास जेल में स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, नॉर्मली आज तक क्या पढ़ा हमने, पुणे पैक्ट जो हुआ था, ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में, ठीक है। लेकिन साइन जो है वो अंबेडकर ने किया था और एक पर्सन ने किया था जिसका नाम था मेरा मदन मोहन मालवीय। क्योंकि देखो अब यहाँ बात ये हो रहा है, अब बच कौन गया, हिंदू रिलीजन और अनटचेबल्स कहीं ना कहीं उसके रिलीजन के पार्ट। तो सिंपल सा बात है, जब तक हिंदू महासभा नहीं मानता इस बात को लेकर, तो तब तक अनटचेबल्स को एक टाइप से, जो एक टाइप से देखो, क्योंकि सीट जा रहा है इसका, ठीक है। तो तब तक गांधी के मानने पे क्यों नहीं होता, क्योंकि गांधी का मान भी लेते कल को, ठीक है, तो फिर हिंदू महासभा एक तरह से प्रोटेस्ट करता कि नहीं भैया अनटचेबल्स को इतना ज्यादा सीट कैसे देते, ये देते वो देते, ठीक है, क्योंकि हमारे उसका जो भी चीज है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, गांधी जी को दोनों को माना था, एक साइड हिंदू महासभा कोई मना रहा था, ठीक है, इधर अम्बेडकर साहब कोई मना रहा था, ठीक। तो क्लियर, गांधी जी ने ये किया। तो बाद में जब मेरा पुणे पैक्ट साइन होता है, तो उस पैक्ट में साइन जो होता है कौन करता है, अंबेडकर साहब साइन करते हैं और मदन मोहन मालवीय साहब साइन करते हैं, जिससे कि दोनों एग्री करते हैं कि भैया ज्वाइंट इलेक्शन होगा, ठीक है, ज्वाइंट इलेक्शन होगा विथ रिजर्व सीट फॉर ST SC या फिर अनटचेबल्स। क्लियर है? लीडर इंक्लूडिंग अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय वर्क आउट अ कॉम्प्रोमाइज नॉन एज पूना पैक्ट। क्लियर है? हाँ, हाँ। नहीं, वो इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में आएगा, 1932 में। ठीक है, तो अब देखते हैं पूना पैक्ट क्या था। तो पूना पैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन बाबा साहब अम्बेडकर एंड द महात्मा गांधी साइंड ऑन, मतलब ये 1932 में साइन हुआ था, यरवदा जेल पुणे में, ठीक। पुणे पैक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट एज एन अमेंडमेंट टू कॉमनवेल्थ अवार्ड। तब क्या होता है, अम्बेडकर साहब भी मान गए, हिंदू महासभा भी मान गए, तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, चलो आप लोग मान ही गए तो हम भी मान जाते हैं। तो ये याद रखना क्या कि पुणे पैक्ट को क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और कॉमन अवार्ड जो अनटचेबल्स के लिए लाने वाला था उसको हटा के वो प्रोविजन ला दिया कि ज्वाइंट इलेक्शन होगा विद रिजर्व सीट फॉर मतलब अनटचेबल्स। इट रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लासेस, ठीक है। तो डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का बात था, उस मांग को रिजेक्ट कर दिया जाता है पुणे पैक्ट के अंदर, ठीक है। बट सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस क्लासेस वेयर इंक्रीज फ्रॉम 71 टू 147, आज के टाइम में भी 147 है, ठीक है। तो मतलब क्या, जो ST SC के लिए सीट्स है, ठीक है, अनटचेबल से जो सीट्स है उसको बढ़ा के कर दिया जाता है 147, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 80% टोटल ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। क्लियर? इलेक्शन ऑफ सीट्स shall be by joint electorate. The franchise of the depressed class shall be indicated Lothian committee, ठीक है। तो मेरे लिए कमिटी होता है, याद रखना यार, लॉथिन कमिटी जो होता है वो इंडियन फ्रेंचाइजी कमिटी होता है, उसे ये डिसाइड करता है कौन लोग वोट देगा। इन एवरी प्रोविंसेस आउट ऑफ द एजुकेशनल ग्रांट। उसके बाद एक चीज और होता है कि आप पुणे पैक्ट के अंदर मिली क्या, उसको ये बताया था कि हम कि ठीक है एक काम करते हैं कि आपने मांग गए, ठीक है, तो बदले हम एक काम करते हैं कि हर प्रोविंसेस के अंदर जो अनटचेबल्स या फिर जो लोग हैं उनका एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने के लिए उनके एडुकेशन के ऊपर और अदर खर्चा पे हम लोग करेंगे, इससे उनका इंप्रूवमेंट हो जाए और विद द टाइम वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन जाए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, ठीक है। तो इन एवरी प्रोविंस out of the educational grant, adequate sum shall be earmarked for providing educational facilities to the member of depressed class. Clear? कि हर प्रोविंसेस के अंदर डिप्रेस क्लास का एजुकेशन के लिए हम लोग स्पेशल ग्रांट देंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर? हेलो, अम्बेडकर साहब ने डिप्रेस क्लास की तरफ से साइन किया था, ठीक है, अम्बेडकर साहब ने डिप्रेस क्लास की तरफ से साइन किया था, और हमारा जो ये है मदन मोहन मालवीय साहब उन्होंने हिंदू महासभा की तरफ साइन किया था, ठीक है। क्लियर है? ये हमारा हो गया पुणे पैक्ट। तो अब इसके बाद कहीं ना कहीं हमारा होता है क्या कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। तो ये मतलब कुछ मतलब नहीं होता है इसका। मोस्ट ऑफ द मेन पॉलिटिकल फिगर ऑफ इंडिया वेयर नॉट प्रेजेंट। कांग्रेस सेकंड के बाद ही वापस आ गया था, इंडिया में अलग इशू चल रहा था, ठीक है। फिर जो ब्रिटिश का जो लेबर पार्टी था, ठीक है, उसने बोल दिया भैया हम
इसमें शामिल नहीं होने वाले, क्योंकि फालतू में चाय नाश्ता करके फायदा होता नहीं है कुछ वहां जाकर, ठीक है, कुछ बातचीत तो होता नहीं है। तो लेबर पार्टी फ्रॉम ब्रिटिश एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड। क्लियर? तो थर्ड वाले का कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। तो फाइनल देख लेते हैं कि मेरा टोटल ओवरऑल जो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट हुआ उसका क्या असेसमेंट निकल के आता है। सॉल्ट सत्याग्रह सक्सीडेड इन ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर का अटेंशन इनको मिला। हमने देखा क्या, न्यूयॉर्क टाइम्स से भी वो बंदा जो हमने क्लिप देखा था, ठीक है, वो आता है इंडिया में कवर करने के लिए। टाइम मैगजीन डिक्लेयर गांधी इट्स 1930 मैन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर का एक टाइप से टाइटल मिला था, टाइम्स मैगजीन ने दिया था 1930 के अंदर। सिविल डिसोबीडियंस कंटिन्यूड अंटिल 1931। ठीक है, when Gandhi was finally released from the prison to talk with Arvind। ठीक है, तो तब तक सिविल डिसोबीडियंस कंटिन्यू रहता है मेरा। It was the first time that the talk held, हाँ, it was the first time that two held talk on equal terms। ठीक है, एक टाइप से दोनों इक्वल पावर, कांग्रेस और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, पहला बार ऐसा हुआ था, एंड रिजल्टेड इन द गांधी अरविंद पैक्ट। द टॉक लीड टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ 1931, जहां पे कांग्रेस जाके अटेंड करता है। सॉल्ट सत्याग्रह डिड नॉट विन एनी मेजर कंसेशन फ्रॉम द ब्रिटिश। तो कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिला इस लोग को। इट ऑल्सो फेल्ड टू अट्रैक्ट मुस्लिम सपोर्ट्स। ठीक है, तो ज्यादा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कंपेयर में ज्यादा सपोर्ट इसको नहीं मिला। कांग्रेस लीडर्स डिसाइडेड टू एंड सत्याग्रह एज ऑफिशियल पॉलिसी इन 1934। तो अब देख लिया ये सब चीज हुआ हमारा। ठीक है, तो क्या तो उनको पता था 1935 के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है। ठीक है, जिसके अंदर ये सब चीज होगा। आइडिया सब कुछ पहले हो चुका था कि क्या होने वाला क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने 1934 में क्या हुआ कि बाइकआउट का अपना पॉलिसी क्या होता है उसको कैंसिल करके उन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, और उसी टाइम गांधी जी को भी ये लगा कि भैया कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बूढ़े इंसान का जरूरत नहीं है कांग्रेस को, इसीलिए महात्मा गांधी भी कांग्रेस छोड़ देते हैं 1934 के अंदर। 1934 के बाद से महात्मा गांधी और कांग्रेस का कोई फॉर्मल लिंक नहीं रहता है। वो भले ही एक टाइप से बोल दिया जाए कि गाइडेंस लेने के लिए टाइम टू टाइम जाते रहते हैं, ठीक है, मेंबर लोग, लेकिन फॉर्मली महात्मा गांधी कांग्रेस के मेंबर नहीं होते 1934 के बाद। एम आई क्लियर? इसका मतलब क्या कि 1934 का जो भी नेगोशिएशन होता है उसमें महात्मा गांधी ब्रिटिश के साथ, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी का रोल मिनिमल या फिर कुछ नहीं रहता है। क्लियर? इज इट क्लियर? क्योंकि 1934 क्या वो अपना टोटल जो फोर्स होता है ना वो लगा देते हैं अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर और अनटचेबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए। हमने क्लिप में क्या देखा था अभी, जो अंबेडकर साहब को प्रॉमिस करते हैं क्या कि आज से मेरा जो लाइफ होगा वो अनटचेबिलिटीज को रिमूव करने के लिए डेडिकेटेड होगा। तो सोशल रिफॉर्म पे ज्यादा फोकस उनका हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, नेहरू एंड अदर कांग्रेस मेंबर्स ड्रिफ्टेड फर्दर अपार्ट फ्रॉम गांधी। ठीक है, तो नेहरू और गांधी, नेहरू जो होता है और कांग्रेस के अदर मेंबर्स, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हो गए, नेहरू हो गए, सब क्या होता है वो गांधी के मतलब आइडियोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं फिर ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक, नेहरू एंड अदर कांग्रेस मेंबर ड्रिफ्टेड फर्दर अपार्ट फ्रॉम गांधी हु विथड्रॉ फ्रॉम कांग्रेस टू कंसंट्रेट ऑन हिज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। पहला चीज तो क्या उनको लग रहा है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कि अपना फोकस जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क पे रखना चाहते हैं। ठीक है, which included his effort to end untouchability in the हरिजन community movement। ठीक है, तो मतलब क्या 1932 के अंदर जो अंबेडकर साहब को जो प्रॉमिस किया था महात्मा गांधी ने कि आज से मैं लाइफ अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए डेडिकेटेड है, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो कांग्रेस से विड्रॉ करके अपना टोटल फोर्स जो होता है, काम जो होता है, फोकस वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे लगा देते हैं अनटचेबिलिटीज को रिमूव करने पे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, देखो अभी इंडिपेंडेंस मिलने में अभी 13 साल बाकी है। ठीक है ना, 13 साल। तो मतलब क्या कि सिंपल सा बात है, 1934 के बाद से क्या होता है कि महात्मा गांधी का कांग्रेस के ऊपर से जो कंट्रोल या फिर जो वो होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कैसा क्या शर्त होगा नहीं होगा उसको डिसाइड करने में गांधी का कोई रोल नहीं था। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, नहीं देखो ये एकेडमिक पर्पस के अलावा भी एक हमारा मतलब वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इन द टाइम ऑफ फेक न्यूज एंड सोशल मीडिया, तो मतलब तो खून खोलता है व्हेन समवन से दैट गांधी वाज रिस्पांसिबल फॉर पार्टीशन।
ठीक है। और यही मोटिव था कि कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो हमारे मतलब रेगुलर कोर्स के पार्ट नहीं उनको मैंने इंक्लूड किया, बिकॉज कम से कम कुछ लोगों के माइंड वॉश होने से तो मैं बचा सकता हूँ ना। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये हो गया। नेहरू एंड अदर कांग्रेस मेंबर्स ड्रिफ्टेड फर्दर अपार्ट फ्रॉम गांधी, who withdrew from Congress to concentrate on his constructive program, which included his effort to end untouchability in the Harijan movement. Even though British authorities were again in control by the mid 1930, तो क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होता है क्या होता है 1930 के मतलब 34-35 आते आते ब्रिटिश अपना पूरा स्टैब्लिश फिर कंट्रोल कर लेता है अच्छे से। इंडियंस, British and the world opinion increasingly began to recognize the legitimacy of the claim by Gandhi and the INC for independence। लेकिन क्या होता है कि भले ब्रिटिश का मतलब एक तरफ से क्या होता है कि कंट्रोल आ जाता है वापस से, लेकिन क्या होता है वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्री के अंदर क्या होता है वर्ल्ड वाइड एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हो जाता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर। ठीक है, सत्याग्रह कैंपेन ऑफ द 1930s also forced the British to recognize that their control of India depends entirely on the consent of the Indians। क्लियर है, ब्रिटिश को समझ में आ गया होता है कि भैया इंडिया के ऊपर जो हमारा कंट्रोल है वो इंटायरली डिपेंड कर रहा है इंडियंस के कंसेंट के ऊपर, उनके कोऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, मोर देन 30 years लेटर सत्याग्रह। अब क्या होता है देखो, गांधी जी ने काम कब किया था 1930 के आसपास किया था। ठीक है, ठीक है, उसका असर ये पड़ा कि महात्मा गांधी अपने जीवन में कभी भी यूएसए नहीं गए। ठीक है ना, कभी भी वो अमेरिका नहीं गए। ठीक है, लेकिन हमने जब पहला लेक्चर स्टार्ट किया था गांधी फिलोसफी को, हमने क्या डिस्कस किया था, जो बंदा जिंदगी में कभी यूएसए नहीं गया, यूएसए के अंदर उसका वर्ल्ड में इंडिया के बाद सबसे ज्यादा स्टेचू जो है वो यूएसए में ही है, जबकि वो कभी यूएसए नहीं गया। ठीक है, तो काम वहां पहुंचा है। क्लियर है, तो काम कैसे पहुंचा उनका ये देखो। मोर देन 30 years लेटर सत्याग्रह एंड मार्च टू डांडी एक्सरसाइज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, जो ब्लैक राइट्स को लेकर, ब्लैक पीपल के राइट्स को लेकर जो एक्टिविस्ट थे हमारे, ठीक है, मार्टिन किंग जो मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक ना, तो उन्होंने गांधीयन मेथड का या फिर सिविल डिसोबीडियंस का यूज करके एक मार्च लीड किया था यूएसए के अंदर, जिसके बाद से वहां पर सिविल राइट्स एक्ट आता है और वहां पर यूएसए के अंदर ब्लैक पीपल्स को इक्वल राइट्स मिलता है व्हाइट के अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो महात्मा गांधी भले ही नहीं गए लेकिन उनके काम ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और इवन इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा तो पहले क्लास के अंदर ही कौन कौन से मतलब लीडर्स थे जिन्होंने एक टाइप से पब्लिकली वो किया था। ठीक है, तो मोर देन 30 years लेटर सत्याग्रह एंड मार्च टू डांडी एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड हिज फाइट फॉर सिविल राइट फॉर ब्लैक इन 1960s। क्लियर है, यहाँ पे हमारा सिविल डिसोबीडियंस जो होता है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमने देख लिया क्या कि अप्रोक्स 1934 तक इंडिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अप्रोक्स 1935 भी बोल सकते हैं मोटा मोटी। ठीक है, 1935 तक इंडिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या होता है कि हमारा एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, जो कि हम पॉलिटी में थोड़ा देख चुके हैं 35 वाला। ठीक है, और थोड़ा देखेंगे हम लोग बाद में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि हमने क्या देखा, एक मेरा क्या होता है यहाँ पे वर्कर्स और फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन मेरा मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि कांग्रेस को उनके ऑर्गेनाइज करते हुए उनके पक्ष में एक सेशन, पहला बार कांग्रेस अपना एक सेशन गांव में करता है फैजीपुर में 1936 के अंदर, जिसके अंदर वो लोग ऑल इंडिया किसान सभा जो होता है, ठीक है, वो उसको मतलब एक तरह से बनाता है, स्टैब्लिश करता है। ठीक, तो स्वामी सदानंद वो सब चीज होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था वो चीज पीजेंट्स मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि 1935 के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शन का बात होता है। ठीक, तो कांग्रेस क्योंकि अब इलेक्शन उसके सपोर्ट में आ चुका है, भैया हमको इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट में जाके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ विरोध करने से काम होगा नहीं, हम लोग को जाके वहां पे जितना पावर मिल रहा है उतना पावर का यूज करके लोगों का लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है 1937 में इलेक्शन जो होता है, ठीक है, उस इलेक्शन में क्या होता है कि कांग्रेस सीट इलेक्शन लड़ता है। ठीक है, और सभी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं, मुस्लिम लीग लड़ता है, हिंदू महासभा लड़ता है। ठीक है, मतलब जो भी हो बाकी सब भी लड़ते हैं। तो उसके बाद क्या होता है गवर्नमेंट फॉर्म होता है, गवर्नमेंट फॉर्म होने के क्या होता है वो लोग क्या क्या काम करता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। लगभग वो गवर्नमेंट जो था 28 ईयर्स मंथ तक चलता है, 28 मंथ तक वो गवर्नमेंट चलता है। बाद में क्या होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना इंडिया वालों के परमिशन के इंडिया को एज अ पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना देता है, इसलिए इंडिया वाले लोग वहां पे रिजाइन दे देते हैं। देखेंगे बाद में, ठीक है, अगले क्लास के अंदर।